हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो संकरण को इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है और उसको कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसमें बताया गया था कि किसी भी परमाणु में उसके बाह्यतम कोश में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह उसकी संयोजकता होगी। लेकिन जब परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा गया, जैसे कि बेरिलियम का, यहाँ पे बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4 और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा गया तो उसमें 1s में 2 और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते थे। तो इसके बाह्यतम कोश में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता था। इसके अनुसार इसकी संयोजकता 0 होनी चाहिए थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने बाद में बताया कि जो बेरिलियम की संयोजकता होती है 2 पाई जाती है और बेरिलियम किसी भी 2 अन्य परमाणु के साथ यौगिक का निर्माण कर सकता है जुड़ करके। तो संकरण में इस बात को बताया गया कि जो बेरिलियम है उसमें ये 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, तो उससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है और इसमें किस प्रकार से 2 संयोजकता पाई जाएगी। उसी प्रकार से जो बोरान था उसमें भी इस प्रकार से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता था, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 5 था। तो 1s में 2, 2s में 2 और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता था। और जो कार्बन है उसका परमाणु क्रमांक था 6। तो इसमें पहले जब देखते थे संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार, तो उसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2px और 2py में 1-1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे। तो इनकी संयोजकता अगर हम देखते तो वो रहती अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। इसलिए बोला गया कि जो बेरिलियम की संयोजकता 0 होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो और बोरान की संयोजकता 1 होनी चाहिए और जो कार्बन की संयोजकता है वो 2 होनी चाहिए। लेकिन जो वास्तव में जब देखा गया तो हम लोग को बोरान की जो संयोजकता है वो 3 मिली, बेरिलियम की संयोजकता का मान 2 आया और जो कार्बन है उसकी संयोजकता का मान 4 आया। तो ये कैसे हुआ उसको अच्छे से समझाने के लिए ही संकरण की अवधारणा को दिया गया। तो संकरण में बताया गया कि कोई भी परमाणु, कोई भी हो सकता है परमाणु, आवर्त सारणी का कोई भी परमाणु, जिसमें अगर हम लोग उसको ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा ग्रहण करके ये जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित होकर अपने उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और जो युग्म में रहता है वो अयुग्मित हो जाएगा, जिसके कारण उसकी संयोजकता में वृद्धि होगी और संयोजकता का मान वास्तविक रूप से पता चलेगा। तो यहाँ पे जो 2s है यह उत्तेजित हो जाता है, इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बेरिलियम की संयोजकता हो जाएगी 2। उसके बाद अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे उत्तेजित होने के बाद, तो हो जाएगा 1s2, ये हो गया 2s1, माने कि 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। उसी प्रकार जो बोरान है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 5, तो 2, 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसमें का भी 2s का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होकर के इसमें आ जाता है 2py में, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे 2 की जगह में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उत्तेजित होने के बाद, तो ये हो जाएगा 1s2 इसके लिए और 2s1 इसके लिए और 2px1 और 2py1 इन दोनों के लिए। उसी प्रकार अब इसमें इसके जैसे ही इसकी संयोजकता का मान हो जाएगा 3, 1, 2 और 3। तो बोरान की संयोजकता हो जाती है 3। उसी प्रकार जब कार्बन का देखेंगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है परमाणु क्रमांक में, तो यहाँ पे जो
2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था पहले से। अब इसमें का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा और उत्तेजित होकर के इसमें आ जाएगा 2pz कक्षक में, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यह जो 2 था वो 1 हो जाएगा। तो अब इसमें कार्बन की संयोजकता का मान हो जाएगा 2 और 2 4। तो इस प्रकार से कार्बन की यहाँ पे संयोजकता हो जाएगी 4। तो ये 2 वाला है, n बराबर 2 है ये टोटल, ये भी 2 ऐसा और ये 2p है, तो n बराबर 2। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। उसी प्रकार इसके भी 2 वाले में ये 2 वाला है, इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इसकी संयोजकता है, और इसमें भी 2 वाले में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी संयोजकता कहलाएगा। तो 1 और 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सब के आधार पे संकरण की परिभाषा दी गई। तो संकरण में बताया गया परिभाषा में उसके कि जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा और समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल आपस में मिल करके मिश्रित होकर के अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, ऊर्जा को एक दूसरे में बांटते हैं, उसके बाद उतनी ही संख्या में और उसी प्रकार के समान आकृति में नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो वह जो प्रक्रिया कहलाती है वो संकरण कहलाएगी। और जो नया कक्षक बनेगा वो कहलाएगा संकरित कक्षक। माने कि इसके उदाहरण से समझेंगे। किसी भी परमाणु में लगभग समान ऊर्जा और आकृति वाले कक्षक, माने कि इसकी ऊर्जा यह 2s है और यह 2p है, तो इन दोनों की ऊर्जा लगभग समान होगी, इन तीनों की ऊर्जा लगभग समान होगी और इन चारों की ऊर्जा लगभग समान होगी। तो इसमें ये दोनों अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे, आपस में मिलेंगे दोनों कक्षक और अपनी ऊर्जा को एक दूसरे में बांटेंगे। उसके बाद दो ठो कक्षक मिल रहे हैं तो 2 ठो ही नए कक्षक बनेंगे जिनकी ऊर्जा और आकृति समान होगी। तो यह क्रिया बेरिलियम का संकरण अवस्था कहलाएगा। अगर बोरान में यह तीनों कक्षक आपस में मिलेंगे, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे और पुनर्वितरण के बाद 3 ठो कक्षक मिल रहे हैं तो 3 ठो ही नए कक्षक बनाएंगे जिनकी ऊर्जा और आकृति समान होगी। तो ये बोरान का संकरण हो जाएगा। कार्बन में 4 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए ही संकरण होता है। और जो नए कक्षक बनाएंगे उसमें भी इसमें 3 कक्षक बनेगा तो उन तीनों में एक एक ठो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इसमें 2 ठो नया कक्षक बनेगा तो उसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और इसमें 4 कक्षक आपस में मिलेंगे, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे, एक दूसरे में बांटेंगे और समान संख्या और समान आकृति वाले नए कक्षक बनाएंगे, तो वो कहलाता है कार्बन का संकरण। और इसमें 4 ठो नया कक्षक बनेगा जिसकी आकृति समान होगी और ऊर्जा भी समान होगी। और ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है उन संकरित कक्षकों में जाएंगे। तो ये परमाणु कक्षक हैं और संकरण होगा इसमें। उसके बाद जो नए कक्षक बनेंगे वो कहलाएंगे संकरित कक्षक और यह जो क्रिया होगी वो कहलाएगा संकरण। तो जिसमें जिसमें संकरण होता है उसको ऐसे घेर दिया जाता है कि इन चारों में संकरण हो रहा है, इसमें इन तीनों में संकरण हो रहा है और इसमें इन दोनों में संकरण हो रहा है। तो जो संकरण है उसके लिए नियम बताया गया और उसकी परिस्थितियां बताई गई। तो जो संकरण है उसके नियम में सबसे पहले बताया गया कि एक ही परमाणु के कक्षकों में संकरण होगा। माने कि ये एक परमाणु है तो इसी के कक्षक में संकरण होगा, इसका इसके साथ संकरण नहीं हो सकता, न इसका इसके साथ संकरण हो सकता है। एक ही ठो परमाणु के कक्षक में ही संकरण होता है। दूसरा, जो मिलने वाली कक्षकों की ऊर्जा है वो लगभग समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 2s और 2p की ऊर्जा लगभग समान है तभी उसमें संकरण हुआ। तीसरा आता है कि जो बनने वाले संकर कक्षक हैं उनकी संख्या भाग लेने वाले संकर कक्षकों की संख्या के बराबर होगा। माने
3 ठो कक्षक जब भाग लेंगे संकरण में तो 3 ही कक्षक बनेगा, 2 ठो भाग लेंगे तो 2 ही बनेगा, और 4 कक्षक जब भाग लेंगे तो 4 ठो ही नए कक्षक बनेंगे। संकरण में परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं। यहाँ पे ये S कक्षक और P कक्षक भाग लेंगे तो ये हो जाएगा sp संकरण। इसमें S कक्षक और 2 ठो P कक्षक लिए तो ये sp2 संकरण। इसमें एक S और 3 ठो P कक्षक भाग लिए तो इसमें हो जाएगा sp3 संकरण। तो अर्धपूरित आधा भरा हुआ, पूर्ण पूरित या फिर जो रिक्त कक्षक हैं भाग नहीं लेंगे, लेकिन अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक या फिर रिक्त कक्षक कोई भी संकरण में भाग ले सकता है, रिक्त भी भाग ले सकेगा। और इसमें जो भाग लेंगे वो इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, बल्कि परमाणु के कक्षक संकरण में भाग लेकर के नए कक्षक का निर्माण करते हैं। और संकरित कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन की तरंगें रहती है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। संकरित कक्षक जो बनेंगे वो ऊर्जा और आकृति में एक दूसरे के समान रहेंगे, लेकिन उनका अभिविन्यास या फिर दिशा अलग अलग रहेगा, एक ही दिशा में सब नहीं रहेंगे। संकरण के आधार पे किसी भी परमाणु की उसकी संरचना, ज्यामिति और उसके बंध के बीच जो कोण पाया जाता है उसके बारे में बताया जा सकता है। संकरण एक सैद्धांतिक पद है, लेकिन इसका प्रयोग जो बहुत सारे प्रायोगिक जो तथ्य रहते हैं उनके स्पष्टीकरण में किया जाता है, संकरण का उपयोग। उसके बाद जो संकरण है उसकी विशेषताएं, तो जो संकर कक्षक है वही है जितनी संकर कक्षक बनेगा वो परमाणुओं की संख्या के बराबर ही बनेगा, परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर। दूसरा, अगर S और P कक्षक अगर भाग लेते हैं संकरण में, एक S कक्षक और एक P कक्षक भाग लेंगे तो इसकी आकृति गोलाकार रहेगा और इसकी आकृति डंबल का आकार का। तो जो संकरित कक्षक बनते हैं ये दोनों के मिलने से एक छोटा बनेगा और एक बड़ा, इस प्रकार से संकर कक्षक बने। ये S कक्षक है और ये P कक्षक है, ये दोनों मिलेंगे तो 2 ठो कक्षक बनेगा। तो ये एक कक्षक ये दूसरा कक्षक बना, तो एक ठो छोटा रहता है एक ठो बड़ा रहता है, और बड़े वाले में हमेशा ध्यान रहेगा तरंग फलन का मान, और छोटे वाले में ऋण रहता है तरंग फलन का मान। उसके बाद जो अलग अलग परमाणु हैं उनमें कभी भी संकरण की क्रिया नहीं होती है। यह तभी होता है जब परमाणु बंध बनाने में भाग लेता है। माने अलग अलग परमाणुओं में कभी भी संकरण की क्रिया नहीं होगी। यह क्रिया तभी होती है जब परमाणु बंध बनाने में भाग लेने वाला रहता है। उसके बाद जो संकरित कक्षक रहते हैं उसके कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण संकरित कक्षक त्रिविम में या 3 दिशाओं में जैसे भी या समतल में उनकी व्यवस्था रहेगी तो एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, जिससे उनमें प्रतिकर्षण कम होता है। संकरित कक्षक परमाणु कक्षकों की तुलना में जो स्थायी बंध का निर्माण करते हैं, जो परमाणु कक्षक रहते हैं उनकी तुलना में जो संकरित कक्षक रहेंगे वो अधिक प्रभावी और स्थायी बंध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से संकरण की ये विशेषताएं हो गई। अब जो संकरित कक्षक हैं वो अन्य परमाणु कक्षकों से अतिव्यापन करते हैं, उसके बाद किसी भी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जो भी संरचना बनेगा उसमें केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जब रहेगा तो अणु की आकृति निश्चित होगी, उसकी ज्यामिति निश्चित होगी। लेकिन अगर बंधी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी जब पाया जाता है तो जो अणु की आकृति है वो विकृत हो जाएगी और उसकी ज्यामिति भी विकृत हो जाएगी, उसके बंध कोण का मान भी परिवर्तित हो जाता है, और ये सब वेस्पर सिद्धांत के अनुसार होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे संकरण के प्रकार। तो संकरण जो है 7 प्रकार से रहता है, जिसमें
कक्षक जो कक्षक भाग लेंगे उनकी संख्या के आधार पर ही संकरण के प्रकार को लिया गया है। तो जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उसी के आधार पे संकरण के प्रकार को बताया गया है। तो हम लोग एक एक करके हर संकरण को भी देखेंगे उदाहरण सहित। तो सबसे पहले एक एस कक्षक और एक पी कक्षक जब भाग लेंगे तो उसको बोला जाता है एसपी संकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस कक्षक और पी कक्षक का संकरण माने कि एसपी संकरण के बारे में। तो पहला देखेंगे एसपी संकरण। एसपी संकरण, एसपी संकरण में क्या होगा, एक इसकी परिभाषा देख लो। एक एस कक्षक और एक पी कक्षक संकरण की क्रिया द्वारा आपस में मिल करके अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान संख्या में दो नए संकरित कक्षक का निर्माण करेंगे तो वो कहलाएगा एसपी संकरण। इसमें दो ठो कक्षक भाग ले रहा है तो दो ठो नए संकरित कक्षक का निर्माण होता है तो वो कहलाता है एसपी संकरण। इसमें जो आकृति रहेगी उसके बारे में उदाहरण में आगे देखेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है एसपी संकरण का वो रहता है BeCl2। BeCl2 इसी में BeCl2 में sp संकरण पाया जाता है। तो किसी भी यौगिक में जब sp संकरण देखेंगे तो हम लोग केंद्रीय परमाणु को पहचानेंगे और उससे जुड़े हुए परमाणु को पहचानेंगे। तो इसमें बेरिलियम है केंद्रीय परमाणु। तो बेरिलियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो इसमें बेरिलियम सामान्य बेरिलियम का सामान्य विन्यास या फिर उसको बोला जाता है मूल विन्यास। मूल विन्यास। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1s2 और 2s2। 1s2 और 2s2 रहता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो सामान्य अवस्था मूल विन्यास है इसमें पहले 1s कक्षक है, उसके बाद ये 2s कक्षक है और यहाँ पर 2p कक्षक रहेगा लेकिन ये कक्षक खाली रहता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है पहले से और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा 2s का। उसके बाद इसका रहता है उत्तेजित अवस्था। बेरिलियम का उत्तेजित विन्यास। तो जो उत्तेजित अवस्था है उसमें इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके बाद 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इसमें का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ उत्तेजित होकर के आ जाएगा 2p में, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ये रहेगा और इसमें 2px ये हो जाएगा py और ये हो जाएगा pz। तो उसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बेरिलियम में आएगा। अब आता है बेरिलियम में sp संकरण। बेरिलियम में अब आता है sp संकरण। तो ये s और ये p कक्षक है, ये s है और ये है p। तो इनके बीच संकरण होगा तो इसमें 1s है, ये तो सेम का सेम रहेगा 1s। इन दोनों में संकरण होगा तो ये हो जाएगा 2s में 1 और ये हो जाएगा 2px py और pz। तो यहाँ पे इसको 2p भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में संकरण होगा तो इसको ऐसे घेरेंगे, पहले बताए थे घेरते हैं करके। इसमें संकरण हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें जो बेरिलियम है उसमें 2 क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो ये दोनों क्लोरीन आकर के इसमें अतिव्यापन करेंगे। तो यहाँ पे बेरिलियम में
बेरिलियम में क्लोरीन का अतिव्यापन होगा तो ये हो जाएगा, ये है 1s। अब इन दोनों में देखना, यहाँ पे ये है 2s और ये है 2p। तो ये 2s और 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले थे, ये हो गया। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आ जाता है, एक क्लोरीन इसमें जुड़ेगा और एक क्लोरीन इसमें। इस दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन में एक एक क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन का अतिव्यापन है तो क्लोरीन आकर के इसमें अतिव्यापन करके जुड़ जाते हैं और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है वो युग्मित हो जाता है। तो यहाँ पे BeCl2 बन जाता है। यहाँ पे बेरिलियम में क्लोरीन जुड़ा तो जो BeCl2 का है ये इलेक्ट्रॉनिक उसका अवस्था है। अब इसमें देखते हैं इसमें कक्षीय चित्र किस प्रकार से बनेगा। तो जो ऊपर वाला है उसको मिटा रही हूँ, यहाँ पे जो भी लेना है इन दोनों से लेना है। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको हटाती हूँ यहाँ पे। अब इसका देखना रहता है कक्षीय चित्र। तो कक्षा किस में भाग लेंगे तो इनका देखेंगे कक्षीय चित्र। तो पहले जो रहता है बेरिलियम का 2s भाग लिया है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2s और ये इस प्रकार से रहता है गोलाकार। अब 2p एक से इसमें भाग लिया है तो 2p जो कक्षक है इस प्रकार से बनेगा। 2p कक्षक ये हो जाएगा z एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस। तो ये 2p x कक्षक हो गया। दोनों के बीच में संकरण हुआ है तो संकरण के बाद इसमें जो कक्षक है वो किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, ये इसकी रेखीय संरचना बनेगी। तो ये हो गया sp संकरित कक्षक। यहाँ पे इन दोनों में अतिव्यापन होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन दोनों से थोड़ा बड़ा बनेगा और एक तो इस प्रकार से sp संकरित कक्षक बन जाता है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन अतिव्यापन हुआ है तो क्लोरीन का 2pz कक्षक यहाँ पे आएगा। जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो इसका होता है 7 और क्लोरीन के आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसमें इसका होता है परमाणु क्रमांक 17, तो 2, 8 और 7 रहता है। तो इसके आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसका जो p वाला कक्षक रहेगा, क्लोरीन का p कक्षक इस संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन जुड़ा है तो दोनों कक्षक के साथ 2 क्लोरीन का कक्षक अतिव्यापन करता है। तो ये हो गया एक क्लोरीन का और ये हो गया दूसरे क्लोरीन का, ये हो गया क्लोरीन और ये हो गया क्लोरीन। तो इस प्रकार से यहाँ पे अतिव्यापन होता है दोनों में। और ये Be का था, ये Be का था बीज वाला और ये Cl का है और ये Cl का है। तो इस प्रकार से BeCl2 का निर्माण होता है। अब यहाँ पे जो BeCl2 बना है, BeCl2 की संरचना देखेंगे तो Be यहाँ पे बीच में है और एक तरफ एक क्लोरीन है और दूसरी तरफ एक क्लोरीन। तो इसकी संरचना जो रहती है रेखीय रहेगी और इसमें जो बंध कोण का मान है यहाँ पे 180 अंश का बंध कोण बनता है। उसके बाद अगर इसकी प्रकृति देखेंगे sp संकरण की तो इसमें 100% sp संकरण हुआ है। तो 2 कक्षक इसमें भाग लिए हैं, एक ठो s और एक ठो p। तो sp संकरण 100% है तो इसमें 50% s का रहेगा, s का
और पी का कितना रहेगा, पी का भी 50% इसमें भाग रहता है। तो एस कक्षक और पी कक्षक की प्रकृति 50-50% इसमें रहती है। इसी प्रकार जो एसिटिलीन है उसमें भी sp संकरण पाया जाता है, लेकिन उसमें एक पाई बंध पाया जाता है, जिसके कारण एक सिग्मा बंध बनेगा और एक पाई बंध बनता है। और यहाँ पे शीर्ष अतिव्यापन हुआ है, पी कक्षक के शीर्ष में अतिव्यापन हुआ है 2pz कक्षक के। तो 2pz कक्षक के शीर्ष अतिव्यापन से यहाँ पर सिग्मा बंध बनता है और सिग्मा बंध, तो इसमें 2 सिग्मा बंध पाए जाएंगे। तो ये हो गया BeCl2sp संकरण में। अब इसमें जो एसिटिलीन का है, एसिटिलीन के बारे में दिया है जिसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसके बारे में बुक में दिया हुआ है, इसी के समान बनेगा, इसको आप लोग देख लेंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें एक सिग्मा बंध रहेगा और 2 इसमें पाई बंध पाया जाता है। अब दूसरा संकरण देखेंगे हम लोग, sp2 संकरण। तो ये तो था sp संकरण। अब देखेंगे sp2 संकरण। sp2 संकरण बोरान में पाया जाता है। तो जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यह पाया जाता है BCl3 में। तो B बोरान है और क्लोरीन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेरियम क्लोराइड में पाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो B में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये होता है 1s2 2s2 और 2p1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखोगे तो 1 वाला जब खत्म होगा तो यहाँ पे एक ठो कॉमा लगाना है छोटा वाला, फिर 2 वाला खत्म होगा तो फिर लगाते हैं, फिर 3 वाला अगर रहेगा तो उसके बाद 3 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p1 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इसका जो मूल अवस्था विन्यास है, बोरान का मूल अवस्था जब देखेंगे तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो ये हो जाएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये है 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, तो ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा 2p x py और pz। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1, तो 2px 2py और 2pz इस प्रकार से भरेगा मूल अवस्था में। अब यहाँ पे बोरान का उत्तेजित अवस्था देखेंगे, उत्तेजित अवस्था, तो ये हो जाएगा, यह तो 1s का सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होगा कि इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन और ये बचेगा 1 ठो। तो ये हो गया उत्तेजित अवस्था विन्यास। अब देखेंगे संकरित अवस्था। संकरित अवस्था बोरान का, तो ये हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा 1s का है। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2s, यहाँ पे अब संकरण होगा, तो संकरित अवस्था में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तीनों कक्षक संकरण में भाग लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला कक्षक ये और ये, तो ये s है, ये भी p है और p है, इन तीनों के बीच यहाँ पे संकरण होगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा sp2 संकरण। एक s कक्षक और 2 p कक्षक भाग लिया तो sp2 संकरण हो गया। अब यहाँ पे 3 संकरित कक्षक बन जाएगा।
अब बनेगा तो 3 क्लोरीन, ये जो 3 क्लोरीन है इसके साथ अतिव्यापन करेंगे। तो अतिव्यापन के बाद बोरान का क्लोरीन से अतिव्यापन होगा। यहाँ पे अतिव्यापन होगा तो ये वाला कक्षक तो सेम रहेगा 1s है। उसके बाद ये 2s में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन है दोनों में। अब जो क्लोरीन है वो यहाँ पे 1 क्लोरीन यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 3 क्लोरीन जुड़ना है तो ये क्लोरीन को डैश डैश से दर्शा रही हूँ, ये हो गया और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बना ये बन गया BCl3, यहाँ पे BCl3 अणु बन गया पूरा। अब इसका देखेंगे हम लोग कक्षीय चित्र के बारे में। तो जो कक्षीय चित्र है उसमें एक S कक्षक भाग लेगा, एक S कक्षक भाग लिया है और 2 P कक्षक इसमें भाग लिए हैं। तो S और P 3 कक्षक भाग लिए हैं। तो यहाँ पे जो आकृति बनती है उसको डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग। तो इस प्रकार से त्रिकोणीय आकृति इसमें बनती है। त्रिकोणीय आकृति बनेगा, 3 कक्षक भाग लिया है तो 3 संकरित कक्षक बनता है, 3 संकरित कक्षक बनेगा तो त्रिकोणीय आकृति बनती है यहाँ पे। और इसके जो बीच है बंद कोण है 120 अंश का पाया जाता है, यहाँ भी 120 अंश और यहाँ भी 120 अंश। अब इसमें ये किसका है, ये बोरान का संकरित कक्षक है, संकरित कक्षक है। अब इसमें क्लोरीन का जब अतिव्यापन होगा तो क्लोरीन का P कक्षक अतिव्यापन करता है। तो यहाँ से ये है बोरान। अब यहाँ पे क्लोरीन, ये पहला वाला क्लोरीन का अतिव्यापन यहाँ हुआ और दूसरे वाले क्लोरीन का अतिव्यापन यहाँ पे होगा और तीसरे वाले क्लोरीन का अतिव्यापन यहाँ पे होगा। तो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन इसमें जुड़ गया। तो यहाँ पे हो रहा है क्लोरीन का अतिव्यापन। तो यहाँ पे जो होता है, क्लोरीन को ऊपर लिख रही हूँ, ये क्या है sp2 कक्षक है और ये क्या है P। तो sp2 और P अतिव्यापन बोलेंगे। ये है sp2 कक्षक और ये है P कक्षक। तो sp2 P अतिव्यापन इसमें भी होगा। उसके बाद यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये है sp2 कक्षक और ये P कक्षक के साथ अतिव्यापन कर रहा है। तो इस प्रकार से इसमें त्रिकोणीय संरचना बनती है। उस त्रिकोण को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और बीच में बोरान। तो एक बोरान से 3 क्लोरीन जुड़ा रहता है और बंद कोण का मान 120 अंश पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अब यहाँ पे त्रिकोणीय समतलीय संरचना बनेगी और यहाँ 120 अंश का बंद कोण पाया जाएगा। और इसकी जो सहभागिता देखेंगे तो H बराबर 33.33% और P बराबर जो हो जाएगा और रहता है 66.67%। यहाँ पे ये कैसे आता है, इसको जानने के लिए जो 100 रहेगा, 100 को हम लोग जितना ठो कक्षक भाग लेगा उतने कक्षक से भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 ठो P कक्षक भाग लिया है तो 100 को, ये 2 P कक्षक और एक S कक्षक, तो 3 से भाग देंगे 100 को। तो एक S कक्षक के लिए जो आएगा ये हो जाएगा। 100 को अगर 3 से भाग देंगे तो इतना आएगा। तो S, P और P तीनों 1-1 हैं तो एक के लिए 33 हो जाएगा और 2 ठो P के लिए दोनों को जोड़ देंगे, इतने प्लस इतना, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे S और P कक्षक की प्रकृति इतनी यहाँ पे पाई जाती है। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे sp3 संकरण के बारे में।